वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद डीएन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ लेके आया हूं, डिफ्यूजन इंजीनियर लिमिटेड। ये आईपीओ आने वाली है। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कंपनी करती क्या है और आईपीओ कब आएगी, आईपीओ का डिटेल्स क्या है, कब कितने में लाएगी, इसका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है अभी इसका आईपीओ का, और ये कितना प्रॉफिट दे के जाएगी, इसमें अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका है। आपने देखा होगा कि लास्ट 4-5 आईपीओ में मतलब डबल पैसा हो रहा है, और ये आईपीओ भी सेम वैसा ही है। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल्स के ऊपर कि कंपनी करती क्या है। कंपनी देखिए 1982 में ये फाउंड हुई थी, और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल वेयर प्लांट्स एंड पार्ट्स का, जो कि हैवी व्हीकल में यूज होता है और कोर इंडस्ट्रीज के लिए ये रिलेटेड है। मतलब जनरली ये हैवी जो मशीनरीज होती है उसके लिए पार्ट्स बनाने की काम करती है, ठीक है। और इसका मेजर पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि पूरा महाराष्ट्र में ही है, नागपुर एरियाज में, ठीक है। उसके बाद हम देखें कंपनी ये आईपीओ ला क्यों रही है। आईपीओ लाने का इनका जो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कुछ जब प्लांट लगाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि प्लांट नया लगाने में पैसा लगता है, उसके लिए ये लगाएगी। और उसके बाद ये है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए फिर लोकेटेड करेगी दूसरे प्लॉट पे। प्लॉट का डिटेल्स दिया गया है, नागपुर वगैरह में और भी लगाने वाला है अपना प्लांट, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये खर्चा कर रही है। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल जो कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग पार्ट्स खर्चे होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, ये उस पर खर्चा करने वाली है। जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पज के लिए टैक्स वगैरह ये सब पे करने के लिए ये आईपीओ को ला रही है। उसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट्स को देखें, जो फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, तो कंपनी के एसेट्स को देखें तो हम 2022 में 189 करोड़ का था, और 2023 में जो ये 230 करोड़ के आसपास हो गया, और 2024 में 275। ग्रोथ तो हुई है लेकिन ठीक ठाक, उतना कह सकते हैं कि डबल या मल्टीपल नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ हुई है। एक 189 से 275 2 साल में गई है, तो ठीक ठाक ग्रोथ हुई है, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल उस हिसाब से है। और रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 208, 2023 में 258 और 2024 में 285। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 17 करोड़ का 22 में था, 22 करोड़ का 2023 में था, और 30 करोड़ का 2024 के अंदर था। मतलब प्रॉफिट भी लगभग ठीक ठाक बढ़ी है। और 2000 नेटवर्क की बात करें, 2022 में जो नेटवर्क इनका था 120 करोड़ के आसपास था, और 2023 में 142 हो गया, और 2024 में 190 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इनके पास रिजर्व में जो पैसा है वो है 117 करोड़ 2022 में थी, और 2023 में 138 करोड़ होगी, और 2024 में 163 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। वहीं डेप्थ की बात करें, ब्रॉइंग्स जो इनके पास है, कर्जदारी इनके अगर देखें तो 2022 में इनके पास 25 करोड़ के आसपास कर्ज थी, 2023 में 48 करोड़ हो गई, और 2024 में ये घट के 34 करोड़ हो गई है। तो ये एक अच्छी चीज है कि इनका जो डेप्थ लोन है वो कमती जा रही है। और कंपनी का आरओई की बात करें तो 18.25% का है इनका आरओई, जो कि मतलब ठीक ठाक है। और आरओसी की बात करें तो 20.63 है, मतलब थोड़ा 25 होता तो अच्छा था। और सबसे अच्छा जो चीज है इनका डेप्थ 0.18 है, जो कि हमारा जो आइडियल रेशियो है कि अगर कोई कंपनी का कंस्टेंटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू एसेट्स बढ़ रही है एक सर्टेन अमाउंट से, और उसका डेप्थ जो है वो बहुत कम हो, 1 से कम हो, तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। मतलब फाइनेंशियली डेप्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मुझे ये कंपनी का पी वगैरह ठीक ठाक लगा, और डेप्थ सबसे अच्छी है कि कोई डेप्थ नहीं है। आने वाले साल में जो भी पैसा कंपनी के पास आएगी वो अपने ग्रोथ में ही लगाएगी, कोई कर्जदारी चुकाने में नहीं लगाएगी, तो ये एक ठीक ठाक है। मार्जिन भी इनका 10 का है, अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो बाद जो का इनका मार्जिन है 10 के आसपास का है, तो ये एक बढ़िया है। उसके बाद देखें अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो प्राइस रेंज जो रखा गया है वो 159 टू 168 रखा गया है पर शेयर के हिसाब से। 10 रुपए के फेस वैल्यू पे ये ला रही है,
और लॉट साइज देखें 88 का एक लॉट साइज होने वाला है। टोटल इशूज जो इनका साइज है 158 करोड़ का टोटल इशू रखा गया है, और जिसमें से फ्रेश इशू 100% है। अगेन ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए कि जो भी पैसा आएगा सबका सब कंपनी के पास जाएगा। कोई फ्रेश इशू नहीं है, कोई शेयर होल्डर्स इसमें से शेयर बेच की नहीं जा रही है, ठीक है। जैसे ऑफर फॉर सेल इसमें कुछ भी नहीं है, सभी फ्रेश इशू है, कंपनी के पास ही जाएगी और सारा ही वर्किंग कैपिटल उसमें लगाएगी, कोई डेप्थ चुकाने में नहीं लगाएगी। फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं क्या, कोई आईपीओ लाती है कंपनी, कुछ पैसा ऑफर फॉर सेल हो जाती है, मतलब पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो प्रोमोटर्स होते हैं वो लेके चले जाते हैं, कुछ पैसा आती है डेप्थ चुकाने में चली जाती है, तो कंपनी के पास कुछ बचता नहीं है, थोड़े मोड़े बचते हैं, तो उससे उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। पर इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनका जो भी पैसा आएगा कोई डेप्थ में नहीं जाएगा, कोई प्रोमोटर सेल करके नहीं जाएगा, सारा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, कंपनी को ग्रोथ करने में सारा पैसा लगने वाला है। उसके बाद देखें एम्प्लॉय पोर्शन की बात करें तो 8 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट रखा गया है, मतलब आपको 168 रुपीज जो नॉर्मल था उसमें से 8 रुपया कम करके आपको एम्प्लॉय पोर्शन के लिए दिया जाएगा। और ये जो लिस्टिंग होने वाली है BSE NSE दोनों पे होगी। अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मैंने बताया एक लॉट के लिए 88 शेयर रखा गया है, जिसमें से आपको अमाउंट लगने वाला है 14,784। और SNI की बात करें, स्मॉल HNI में 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2,06,976, एंड बिग HNI के लिए 68 लॉट के लिए 10,05,312। ये तो टोटल आईपीओ का डिटेल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि आईपीओ का टाइमलाइन क्या है, कब आ रही है आईपीओ। तो ये आईपीओ जो ओपन होने जा रही है ट्यूसडे को, यानी 26 सितंबर को ये ओपन होने जा रही है, एंड क्लोज होगी मंडे को 13 सितंबर को। अलॉटमेंट जो होगी वो है 1 अक्टूबर को आपका, एंड जो रिफंड होगा जिसको अगर शेयर मिलेगा उनका क्रेडिट होगा डिमेट अकाउंट में 3 अक्टूबर को, और जिनको नहीं मिलेगा उनका रिफंड हो जाएगा 3 अक्टूबर को। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग जो होने वाला है जिसपे हम सबकी नज़र बनी हुई रहती है वो होता है 4 अक्टूबर को लिस्ट होने वाली है, ये फ्राइडे के दिन। एंड कट ऑफ टाइम देखें तो आपको ये जनरली जिस दिन क्लोज होता है उसके 5 बजे के पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है, यूपीआई मैंडेटरी कंफर्मेशन करना ही होता है उसके पहले, नहीं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओवरऑल ये था हमारा कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स। अभी हम देखेंगे कंपनी में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं, कंपनी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लॉन्ग स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्रियल सिंस 1982, मतलब ये बहुत सालों से ये कंपनी चल रही है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो तुरंत नहीं खत्म होने वाला, इसका लॉन्ग इम्पैक्ट भी रखने वाला है, जितना पुराना कंपनी है उतना आगे भी जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और कंपनी हर साल दर साल एक सर्टेन ग्रोथ किया है, एक मतलब स्टेबल कंपनी है। ये नहीं कि अचानक से बहुत सारी नई नई कंपनियां जो आती है वो बहुत ग्रोथ कर जाती है फिर जाके उतना ही डाउन करती है, तो ऐसा कंपनी नहीं है। ये एक सर्टेन इसका पोर्टफोलियो है, इसका क्लाइंट भी अच्छी खासी है, तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो एकदम सर्टेन है। अब उसके बाद बात करें तो अभी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो प्रोडक्ट पे काम करती है, हैवी मशीन के प्लांट वगैरह बनाती है, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसकी काम होते हैं। और रिपेयर एंड रिकमेंडेशन सर्विस भी ये प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर कोई चीज़ को जैसे एक बार मैन्युफैक्चर करती है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर से ये रिपेयर का इनका भी एक यूनिट अलग से है। तो ये इनका बिजनेस जो है मॉडिफाइड है, और मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड स्ट्रेंथ लोकेशन पे अलग अलग जगह पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी बना रहे हैं उसमें से और भी बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि कंपनी बहुत पुरानी है, काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। आने वाले कल में इसका बिजनेस का जो एक मॉडल देखा जाए, फ्यूचर में भी बिजनेस का इसका मॉडल ठीक ठाक रहने वाला है, उतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ग्रोथ एक सर्टेन रेट में होगी, और इसका मॉडल भी अच्छा है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कोई भी सिचुएशन हो। और इसका जो मॉडल दोनों है, एक मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, रिपेयर भी करती है, दोनों यूनिट्स में काम कर रही है। इसका मल्टीपल जगह पे मैन्युफैक्चर यूनिट भी बना के रखा है, कोई एक लोकेशन पे नहीं है, तो ये एक स्ट्रेंथ है। अगर वहीं हम रिस्क की बात करें तो इस आईपीओ में रिस्क क्या है, जोग्राफिकली मैंने जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर है, और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो है ज़्यादातर ये नागपुर में ही है, इनका नागपुर में ही अलग अलग जगह है, तो एक ही लोकेशन में होना ये एक ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी नागपुर में बाढ़ आ गई या कोई भी चीज़ ऐसा हो गया जिससे नागपुर बंद हो जाए, नागपुर का आवाजाही बंद हो जाए, तो तब इम्पैक्ट पड़ जाएगा इनके बिजनेस पे। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, इनको और भी स्टेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए।
एंड डिपेंड्स ऑन कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्री बिजनेस पे इनका पूरा पूरा डिपेंडेड है, क्योंकि गाड़ी बनेगी, पार्ट्स बनेंगे, तभी इनका बिजनेस चलेगा। तो ये एक दो जो थोड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट है, रिस्क है, लेकिन उतना भी बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि तुरंत अचानक से कोई जॉब ब्रेकेबल पार्ट में ऐसा नहीं है कि नागपुर कल को बंद हो जाएगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। पिछले 30 साल से कंपनी उसी जगह पे चल रही है और अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज अब नहीं कह सकते, लेकिन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फर्दर कभी भी कुछ हो सकती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। इनके पास जो इनका इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और आईपीओ के बाद ये और बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छा चीज़ है। ग्रोथ डिमांड एंड स्पेशलाइज रिपेयर एंड रिकमेंडेशन सर्विस, ये रिपेयर एंड ग्रोथ जो हो रही है इनके रिपेयर एंड रिकमेंडेशन पे हो रही है। खुद का सामान बनाते हैं, अगर प्रॉब्लम होता है फिर से खुद ठीक भी करते हैं, यही रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। और दूसरा बात है कि तीसरा एडवांटेज की बात, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है बिल्डिंग, वो उस पर ज़्यादा प्रमोट कर रही है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये ओवरऑल ये था इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है कि हमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक लगा। ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं है, पर हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ है। एक सर्टेन अमाउंट में एसेट्स भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ा है, सरप्लस इनके पास है। और एडवांटेज उसमें से अगर इनके बैलेंस शीट फिगर में से देखें तो ब्रोइंग्स जो है वो कम है, कर्जेदारी इनके पास बहुत कम है। कम, हालांकि प्रॉफिट कम ही आ रही है पर कर्जेदारी नहीं है। जब कर्ज नहीं हो तो प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस को इम्प्रूव ही करता है। आरओई भी एक रीजनेबल प्राइस पे ला रही है बिजनेस का। डेप्थ मैंने बताया 1 से कम है, 0.8 है। मार्जिन इसका 11% के आसपास का मार्जिन है, तो ये भी एक ठीक ठाक है कि 11% का मार्जिन है। इसी इंडस्ट्रीज में ऐसा ही मार्जिन होता है। जो स्टैंडर्ड कोर बिजनेस का मार्केट मार्जिन है वो 8 से लेके 15 तक का एक स्टैंडर्ड मार्जिन माना जाता है, तो उसमें से ये 11 है, तो ये ठीक ठाक है। और आने वाले कल में और भी ग्रोथ करेगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो फंडामेंटली कंपनी का मुझे सारा चीज़ ठीक लगा। फ्रेश इशू ला रही है और 100% फ्रेश इशू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी जरूर लिस्टिंग गेन देगी। और अभी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी फिलहाल आज के डेट में ये जीएमपी 50% के आसपास पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है आने वाले कल में और भी जीएमपी बढ़ेगी, लेकिन जीएमपी एक अनुमानित है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसलिए आप जो भी पैसा लगाएं वो अपने रिस्क पे लगाएं, अपने एनालाइज करने के बाद लगाएं। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूं कि ये अच्छी कंपनी है, इसमें आप लगा सकते हो। थैंक यू।